स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और आज हम लोग शुरू करेंगे कि जो 29 अप्रैल 2023 को जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए एच सीरीज है मेरे पास, आपके पास कोई और सीरीज हो सकती है, तो इस सीरीज को पूरा पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग। और देखिए इसमें जो है मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन जो कि 50 अंक के होते हैं, और अंक गणित में 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं, और भाषा परीक्षण में भी 20 क्वेश्चन होते हैं और वो भी 25 नंबर के होते हैं। कुल 100 नंबर का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे बच्चों ने सही किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि कौन सा अलग सा आकृति है। तो आप देखेंगे पहले में ये तीनों आकृतियां एक जैसी हैं। पहले का डी जो है अलग सा आकृति है, तो पहले में हो गया कौन सा ही, डी वाला। दूसरे में आप देखोगे तो इसमें भी जो है वो तीन एक जैसे हैं और चौथा जो है वो अलग सा है, तो इसमें दूसरे का डी सही होगा। और तीसरे में ये तीन एक जैसे हैं, ये ए वाला जो है तीसरे का ए ये अलग सा है। फिर चौथे में आप देखेंगे तो सी वाला अलग सा है, तो चौथे का सही हो जाएगा सी वाला। पांचवें में आप देखेंगे तो पांचवें में आपको मिलेगा कि जो प्रश्न चित्र होता है वो उत्तर चित्र में कहीं छुपा होता है। आप देखेंगे पांचवें का कौन सा है, यहाँ पे ये बी वाले में मिल रहा है, तो पांचवें का बी सही है। छठवें में आप देखेंगे, छठवें में भी आपको मिलेगा बी वाला। और सतवें में देखेंगे तो सतवें में आपकी प्रश्न आकृति छुपी हुई है यहाँ पर ए में, तो सतवें का ए सही है। आठवें वाले में बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ कोने पर थोड़ा सा एक अलग सा आकृति है, तो आठवें का सही हो जाएगा हमारा सी वाला। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए जो प्रश्न चित्र होता है वो अधूरा होता है और उसे पूरा करना होता है। तो 9वें में देखिए जो बना हुआ है प्रश्न चित्र वो पूरा होगा हमारे ए वाले से, तो 9वें का ए सही है। 10वें में आप देखिए ये सही होगा बी वाले से, मतलब कि यहाँ पर जो भरा जाएगा वो बी वाला भरा जाएगा, 10वें का बी सही हो गया। 11वें में आप देखेंगे तो 11वें में है बी वाला सही। और फिर इसके बाद आप देखेंगे 12वें को, तो 12वें में सही होगा कौन सा, इसमें देखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे होना चाहिए 4, मतलब कि और यहाँ से कोना पूरा करे, मतलब कि सी वाला सही है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, तो 13 वाले में देखोगे एक गोला था, एक बिंदी थी, फिर एक गोला दो बिंदी, दो गोला की तीन बिंदी, मतलब कि आपकी सही हो जाएगा हमारा इसमें सी वाला। अब इसके बाद देखोगे 14वें में देखोगे एक तीर, फिर दो, फिर तीन, और दिशाएं अलग अलग, तो अब की बार 4 तीर होंगी, सबकी दिशाएं अलग अलग होंगी, मतलब इसमें सही हो जाएगा हमारा कौन सा, एक इधर को एक इधर को एक इधर को एक इधर को, तो कहने का मतलब सही होगा हमारा डी वाला। फिर इसके बाद देखोगे 15वें में देखोगे एक सीढ़ी बनी हुई है, एक गोली है, फिर दो सीढ़ी हैं, एक गोली है, फिर तीन सीढ़ी हैं, एक गोली, तो उसके बाद 4 सीढ़ी और 4 गोली, मतलब कि 1 2 3 4 बी वाला सही होगा इसमें। अब इसके बाद 16वें क्वेश्चन को देखोगे, 16वें में है क्या, अंदर एक छोटा सा स्क्वायर था, उसके अंदर एक गोली थी, फिर स्क्वायर हो गए दो, फिर तीन, तीन स्क्वायर हुए। अब इसके बाद देखो इसमें क्या हुआ, गोलियां दो हो गई, स्क्वायर कितने हैं, एक दो, मतलब एक स्क्वायर घट गया। फिर अब तीन गोलियां हो गई हैं, तीन छोटे छोटे वृत्त हो गए, स्क्वायर एक बचा, तो अब की बार 4 गोलियां हो जाएंगी और अंदर का स्क्वायर गायब हो जाएगा, मतलब कि हमारा डी वाला सही होगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें क्या करना होता है कि जैसा रिलेशन इसका इसके साथ है वैसा ही रिलेशन इसका इसके साथ होना चाहिए था। अब इसमें देखो, इसमें ये वाला विकर्ण पे काम हो रहा है, इसमें देखोगे विकर्ण बदल गया है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कौन सा, सी वाला। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 को, और 18 को देखोगे आप तो बिल्कुल जैसा इसका संबंध इसके साथ है वैसा इसका संबंध इसके साथ होना चाहिए था। तो इसमें तीर के निशान सबके अंदर की तरफ है और जो प्लस जैसा चिन्ह था वो घूम करके स्क्वायर बन गया है, तो इसमें भी यही होगा, अंदर की तरफ ये झुके हुए हैं तो हो जाएंगे बाहर की तरफ, और अंदर एक गोला सा बन जाएगा, तो बाहर की तरफ कौन सा है भाई, ये हो जाएगा हमारा
बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला सही होगा। सी वाले पे कन्फ्यूज मत होना क्योंकि इसमें थोड़ी सी नोक निकली हुई है, जबकि इसमें निकलनी नहीं चाहिए। तो हमारा बी वाला सही होगा। इसमें इसमें बी है, इसमें सी था। और 19वें में देखोगे तो जैसा संबंध इसका इसके साथ है, क्या हुआ था, तीर उलट गई है। इसमें भी क्या होगा, तीर उलट जाएगी, मतलब सही होगा सी वाला। अब इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 20, इसका संबंध इसके साथ, यहाँ पे ये ऐसे थी और घूम के ऐसे हो गई है, तो वही हाल यहाँ पे भी होगा। ये प्लस वाला अब साइड में आ जाएगा, मतलब कि इसमें सही होगा कौन सा, हमारा बी वाला। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में देखोगे ये प्रश्न चित्र है और इसको जो है पूरा करके वर्ग बनाना है। इसमें वर्ग, त्रिभुज और वृत्त वाली चीज़ें आती हैं, तो इसमें सही होगा हमारा बी वाला। अब इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 22 को, इसके पैटर्न को पूरा करना है और वृत्त बनाना है, तो इसमें सही होगा हमारा ये भाई 22 का बी वाला सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखोगे ये पूरा करेगा इस पैटर्न को ए वाला, स्क्वायर कंप्लीट करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे, 24 में है इसको पूरा करने वाला, मतलब ये वर्ग बनाता, पूरा कंप्लीट करता, तो कौन पूरा करेगा इसको, डी वाले को आप देख लीजिए, बिल्कुल इसको पूरा कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 दर्पण वाले चित्र हैं। दर्पण वाले मैंने आपको कई बार बताया था प्रैक्टिस के टाइम में कि जो दाएं तरफ होता है वो बाईं तरफ हो जाता है और बाईं तरफ वाला दाएं तरफ हो जाता है और चित्र उलट जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 25वें वाले में क्या है भाई, दर्पण लगा है। अब ये तीर की नोक इस तरफ को होनी चाहिए, ये गोली उधर को, और ये जो है 7 इधर को बना वो उधर को हो जाएगा, मतलब इसमें सही होगा कौन सा हमारा, इसमें सही हो जाएगा बी वाला। फिर इसके बाद देखोगे ए वी पी, तो ये पी उल्टा बन जाएगा, बी और ए सिमेट्रिक होते हैं, ये नहीं बदलेंगे, तो इसमें सही हो जाएगा हमारा कौन सा, इसमें सही हो जाएगा बी वाला। पी इधर को, फिर वी, फिर ए, बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ई इधर को है तो उधर को हो जाना है, मतलब कि इसमें सही होगा 3 बिंदियां जो है वो इधर आ जाएंगी, तो इसमें सही होगा हमारा सी वाला, 27 का सी। 28वें में देखेंगे आप, तो ये 2 गोलियां उधर हो जाएगी, सिंगल गोली इधर हो जाएगी, तो 2 गोलियां उधर हो जाएं कोने कोने पे, मतलब हमारा सही होगा बी वाला। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं। 29 में क्या है, फोल्डिंग वाले चित्र थे, ये इधर को मुड़ा है, फिर उसके बाद ये इधर को मुड़ा है। अगर ये कटिंग की गई है तो पहले जैसे मुड़ा था, अब ये इधर को खुलेगा तो ऐसा ही आकृति यहाँ पे बन जाएगा, और फिर जब इधर को खुलेगा तो एक यहाँ पे गया था, और जब कटिंग है तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, मतलब सही हो जाएगा इसमें सी वाला। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, 30 में कौन सा होगा, ये इधर को मुड़ा है, फिर इधर को मुड़ा है, ये कटिंग लगी है, अगर ये खुलेगा तो एक यहाँ पे बन जाएगा, और फिर इसके बाद जब इधर खुलेगा तो ऐसा ही गोला यहाँ पे बनेगा, मतलब कि सही होगा ए वाला। इसके बाद 31 पे देखोगे, 31 में पेपर पहले ऊपर को फोल्ड है, फिर इधर को फोल्ड है। अब ऐसा जो कट लगा है, अगर इसको खोला जाएगा तो बिल्कुल सेम ऐसा कट यहाँ पे भी आएगा, और फिर पूरा खोला जाएगा तो मतलब वृत्त जैसा यहाँ पे पैटर्न देगा, तो इसमें सही हो जाएगा हमारा सी वाला। अब इसके बाद 32वें के देखोगे, ऊपर को मोड़ा गया, फिर इधर को मोड़ा गया है, और यहाँ पर एक कट दिया गया है। अगर ये खुलेगा इस तरफ को तो ये ऐसे यहाँ पे पूरा होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद इधर को मोड़ा जाएगा तो बिल्कुल सेम आकृति यहाँ बनेगी, और यहाँ भी, यहाँ भी, इसमें सही होगा हमारा 32वें में सी वाला। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, और 33 में क्या है भाई, 33 में देखो जो प्रश्न चित्र होता है उससे बनने वाली आकृति देखनी है। अब अगर आप इसको देखोगे तो इन तीनों चीज़ों से बनने वाली हमारी आकृति हो जाएगी बी वाली, तो 33 का बी सही है। 34 वाले में आप देखोगे तो 34 में ये यहाँ से इसको पूरा करें और फिर ये हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा इसमें, हाँ बी वाला। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 35 में देखोगे, अगर इसको हम उठा के इन दोनों को बीच में यहाँ पे डाल दें तो ये पूरा पूरा वर्ग हमारा कंप्लीट होता भी दिखेगा, मतलब इसमें सही होगा हमारा ए वाला। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, और 36 में क्या है, देखिए जो पैटर्न है
अगर इसको यहाँ पे भरते हैं और यहाँ पे लगता है तो ये वर्क को कंप्लीट कर देगा। बस होना क्या चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये समझ लो त्रिभुज है, स्क्वायर है, और ये तो हमारा 36 का बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की तरफ। और 37 में क्या है भाई, 37 में देखोगे करना यह रहता है कि हमारी ये आकृति कहाँ पे छुपी हुई है। तो आप इसको देखोगे तो ये छिपी हुई मिलेगी किसमें, ये मिलेगी ए में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, और 38 में देखोगे तो ये बी में छिपा हुआ मिलेगा, यहाँ से ये आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में देखोगे ये छिपा हुआ है किसमें, ए में छिपा हुआ है। 40 में देखोगे यहाँ से जाए ऐसे आए, ये मिलेगा आपको डी वाले में। तो इस तरीके से मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब देखते हैं गणित वाले क्वेश्चन। गणित वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, बहुत आसान सा पेपर आ गया था, बच्चे फिर भी मिस्टेक कर गए थे। पहला क्वेश्चन है कि 4 या अधिक अंकों की कोई संख्या हो तो 8 से भाज्य कब होगी। तो 8 से विभाज्यता वाला नियम इसमें लग जाता, इसमें 41 का हो जाता डी सही। मतलब कि अंतिम 3 अंकों जो होंगे, अगर अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 41 का डी सही होगा। अब 42 में देखोगे तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना था। तो आपको याद होगा कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर और डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो पहले 100 से भाग दोगे, और फिर मीटर को जब किलोमीटर में बदलोगे तो फिर 1000 से भाग दोगे। कुल मिला के 100 के 2 जीरो और 1000 के 3 जीरो, मतलब कि 5 अंकों के पहले हमारा दशमलव लगेगा। तो इसमें देखोगे 1 2 3 4 5, 5 अंक पहले, तो 42 का हो जाएगा सी वाला सही। इसके बाद देखोगे इसमें कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 3 4 5 तथा 6 से कटेगी। तो आपको कुछ नहीं करना था, 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेना था। देखो 3 से ये 3 दूनी 6 दो बार में कट ही जाता है। तो 3 चौक 12, 12 पंचे 60, इसमें जो उत्तर आएगा वो 60 आएगा। तो 43 का 60 वाला सही होगा, ये बी वाला सही होगा। अब इसमें देखो कह रहा कि 44 में कह रहा कि 4.239 को 0.9 से भाग देने पर। तो पहले तो इसका एक दशमलव हटाओगे तो ये हमारा दशमलव उठ के चला आएगा यहाँ पे, और 9 से भाग दोगे तो 9 चौक 36, फिर 6 बचेगा, और 6 बचेगा तो ये 63 बन जाएगा, और 9 सते 63, तो 4.7, फिर 9 एकम 9, इसमें सही हो जाएगा हमारा 44 में बी वाला। अब इसके बाद कह रहा है कि मेरी घड़ी में 7:05 है सुबह के, और 25 मिनट आगे है हमारी घड़ी, तो सही समय क्या होगा भाई, 25 मिनट इसमें से घटा दो, तो 5 मिनट यहीं घटा दो, फिर बचा 20, 20 मिनट और घटाओगे तो 6:40, मतलब इसमें सही हो जाएगा 45 में हमारा सी वाला। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में क्या था कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया था, और 20% उसमें लड़कियां थी और शेष लड़के थे। तो कह रहा कि लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ा दी जाए कि जो है समूह में लड़के 70% बचे। इसका मतलब ये हो गया कि लड़कियां जब 30% हो जाएंगी तभी जाके 70% लड़के होंगे। तो अभी देखोगे 80 विद्यार्थियों में से 20% लड़कियां हैं, तो 80 का 20% अगर निकालोगे तो 20/100 होगा, मतलब कि ये हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 16 लड़कियां हमारी बराबर है 20% के। तो 20% बराबर 16 लड़कियों के, तो 1% बराबर हो जाएगा 16/20 के। और अगर हम 100 इसमें देखेंगे 30% बनाएंगे इसको, तो 30% बराबर हो जाएगा 30, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 16/20 और गुणे 30, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा, 2 अठे 16 और 8 तिरिक 24, मतलब 24 लड़कियां होनी चाहिए। तो 16 तो पहले हैं, 8 और बढ़ा दी जाए, मतलब कि 46 का हमारा सही हो जाएगा डी वाला। अब इसके बाद देखोगे 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 2 मिनट में ये तय करती है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तय करती है। कह रहा कि यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। जब 2 मिनट में ये चलती है 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में जाहिर सी बात है कितना चलेगी, ये चलेगी 2 किलोमीटर। अब कह रहा है कि कोई दूसरी रेलगाड़ी है उसको ये पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी को पार करने का मतलब ये होगा कि इसकी जो खुद की लंबाई है और प्लस जो दूसरी रेलगाड़ी होगी उसकी लंबाई, दोनों दूरियां इसको तय करनी पड़ेगी। तो ये थी 1250 मीटर लंबी, और ये वाली जो भी रही होगी भाई, ये अगर चलना शुरू करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी और प्लस इसकी लंबाई पार करेगी, मतलब दोनों की लंबाइयां जुड़नी चाहिए थी। और इसने जो है कुल दूरी तय की है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर।
2000 मीटर में से अगर इसकी लंबाई घटा देंगे तो हमको दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। मतलब कि इसमें से हम घटा दें 1250, तो ये 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, तो 750 इसमें सही आ जाएगा। मतलब 47 का सी हमारा सही होगा। इसके बाद देखोगे रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। इसमें कुछ नहीं करना था, रहीम डिपेंड कर रहे हैं दिनेश पे, तो दिनेश का अगर मान लेते हो x, तो रहीम का अपने आप हो जाएगा इसमें 10 अंक अधिक, मतलब कि x प्लस 10 मान लो। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो जॉर्ज है वो रहीम से 25 अंक कम प्राप्त करता है, तो जॉर्ज का हो जाएगा जो रहीम का है उससे 25 कम, मतलब x प्लस 10 में से कम हो जाएगा 25। जब 25 में कम करोगे तो इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा लगभग कितना होगा सही से, ये हो जाएगा x माइनस 15। भाई 10 में से 25 घटाओगे तो 25 में से 10 घटा दो, माइनस लगा दो, तो हो जाएगा x माइनस 15। अब कह रहा कि तीनों का योग जो है 235 है, मतलब कि x प्लस 10 और प्लस x माइनस 15 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 235। अब अगर जोड़ोगे इसको तो ये हो जाएगा 3x, ये घट जाएंगे, माइनस का 5 बराबर 235 को होगा, तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा, ये 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब बन जाएगा 240। x बराबर हमारा आ जाएगा 3 से भाग लग जाएगा, 3 अठे 24, 3 शून्य शून्य, मतलब x का मान तो 80 आएगा, लेकिन हमसे पूछ रहा जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए। तो जॉर्ज वाले में ले जाके रख दो, तो जॉर्ज में यहाँ पे रखोगे जब 80, तो 80 माइनस 15 आप घटाओगे इसको, ये आ जाएगा 65, तो हमारा 48 का सही हो जाएगा बी वाला। अब इसके बाद में इसको हल करना था, बहुत सिंपल सा था, बच्चे इसको देख के घबरा गए थे। ऐसे ही एक बार में होगा, देखो 10 तियां 30, पहले बार ब्रैकेट हल होता है, तो 30 और 50 में से 30 घटेगा तो हो जाएगा 20। फिर उसके बाद देखोगे 20 यहाँ पे हुआ है, 100 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 80, और 80 से जब 40 को भाग दोगे तो आ जाएगा 8 पंच 40, और 10 दहम ये 100, 100 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 105, तो 49 का हमारा सही हो जाएगा डी वाला। अब इसके बाद देखो 50वां क्वेश्चन है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है, तो किलोग्राम को भी ग्राम में अगर बदल दो तो 3000 ग्राम हो जाएगा। 360 का निकालना है तो 360 बटे आपको कर देना है 3000, जीरो जीरो कट जाएगा। अब ये कट जाएगा कितने से भाई, ये 3 से अगर काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, नीचे का जो 100 होता है वही प्रतिशत बन जाता है, ऊपर है 12, तो 12% इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब 50 में हमारा सही है कितना, ए वाला। अब 91 क्वेश्चन में देखो कह रहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है और लाभ जो है वो 20% का है, तो विक्रय मूल्य बताइए। जाहिर सी बात है अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, और अंतर दिया है, इसका मतलब ये होगा कि क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य है वो 240 ज्यादा है। अगर क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं कि x रहा होगा, क्रय मूल्य हमारा कितना रहा होगा x, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा x प्लस 240। अब इसके बाद देखो कह रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, मतलब कि इस तरफ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है लाभ, लाभ कितने का होगा भाई 240 का, 240 और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है x। अब इसको हल करेंगे तो ये x को उधर भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 20 इधर बटे में चला आएगा, 240 गुणे 100 और बटे में 20, तो जीरो जीरो कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, 12 गुणे 100 करोगे तो 1200 आ जाएगा। तो x तो हमारा आ गया कितना 1200, ये हमारा है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या होगा 240 ज्यादा हो, तो 1200 में अगर हम 240 जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसमें 1440, मतलब 51 का हमारा सही है बी वाला। अब इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 52 को, 52 कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखो एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है, 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर। यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है, तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। कुछ नहीं करना था, मान लीजिए कि एक ऐसे बना लेते टंकी जैसा, और हमको पता है कि इसकी लंबाई कुल कितनी थी, ये थी 9 मीटर, ये 9 थी, 6 मीटर तक भरा हुआ है, मतलब 6 मीटर तक भरा है, इतना भरा है, तो ऊपर कितना 3 मीटर खाली रह गया। अब देखो जब कुल 9 है तो भरे वाले को हम कह सकते हैं 6/9, तो खाली वाला हमारा हो जाएगा 3/9, और 3/9 को लिख सकते हो 3 एक कम 3, 3 तियां 9, इसका मतलब खाली वाला भाग हमारा 1/3 हो जाएगा, तो 52 का हमारा सही हो जाएगा बी वाला। अब इसके बाद कह रहा है कि एक हाल के फर्श की बीमाएं, बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर और 10 मीटर है, इसे पूरी तरह ढकने के लिए बीमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो
टाइलों की संख्या निकालनी है तो इसमें क्या करना होता है, कमरे का जो क्षेत्रफल होता है, जो फर्श का क्षेत्रफल होता है उसको निकाल लेते हैं और टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम ये कर लेना, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा हो जाएगा, मतलब कि इसमें होगा 1200 गुणे ये हो जाएगा 1000, मतलब कि 1000। और टाइल की जो बीमा है वो 10 गुणे 8 है, तो सिर्फ भाग दे देना था और हमारी संख्या आ जाती। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और अगर इसको हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 8, 4 से काट दो, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0। अब 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, मतलब हमारा मिल रहा है 300 गुणे 50। अगर गुणा करोगे तो 5 तिया 15, 15,000 आ जाएगा इसमें। तो 53 में हमारा सही हो जाएगा बी वाला। 53 में बी वाला सही हो गया है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। और 54 में क्या है कि यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेच रहा है, कोई मजबूरी रही होगी उसकी, और कह रहा कि जो है नुकसान सहता है, मतलब उसको घाटा लगता है, कम मिलता है। कितना कम मिलता है? कम मिलता है उसको 56 रुपये। तो कहने का मतलब ये 15 में बेचना था, 8 में बेचा, तो कितना कम प्रतिशत किया? 15 में से 8 घटाओगे आ जाएगा 7%। तो 7% हमारा बराबर हो रहा है कितने के? 56 के, क्योंकि 56 कम मिले थे। तो क्रय मूल्य निकालना था, तो 1% हमारा हो जाएगा 56/7 के, तो 7 अठे 56, 1% हमारा 8 के बराबर है। तो 100% जो होता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। 100 से गुणा करोगे 8 में तो हो जाएगा 800। इसमें उत्तर हमारा आ जाएगा बी वाला, 54 का बी। फिर इसके बाद देखो 55वां है, कह रहा कि एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और ये जो है इसकी चाल दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में लगेगा समय। समय निकालना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो समय निकाल रहे हैं। दूरी कितनी इसको कुल तय करनी पड़ेगी? 1 किलोमीटर ट्रेन की खुद की लंबाई है और 2 किलोमीटर सुरंग की लंबाई है। पार करना है तो दोनों दूरियां उसको चलनी पड़ेगी, मतलब कि 3 किलोमीटर और बटे चाल कितनी है? 45। 3/45 अभी 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम इसको मिनट में निकाल लेते हैं। तो मिनट में निकालोगे तो हो जाएगा 60 से गुणा इसमें, तो 15 से अगर इसको, सॉरी 45 यहाँ पे, तो अगर इसको अब काटेंगे हम तो देखो क्या बनेगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 15 चौको 60, इसमें आ जाएगा 4 मिनट। तो 55 का हमारा सही हो जाएगा डी वाला। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। और क्वेश्चन नंबर 56 में है कि 5555 को लिखा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा था, 5555, तो 56 का हमारा सही है डी वाला। अब 57 में देखो क्या करना था, अंक दिए गए हैं और इनसे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाकर उसका अंतर निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी तो सबसे पहले बड़े अंक कैसे बनेंगे वो लिखना है, जो बड़ा अंक होगा उसको पहले लिखा जाएगा। तो 9 7 4 0, और छोटा अंक कैसे बनेगा? बस जीरो को पहले नहीं करना है, तो 4 0 फिर 7 9, अंतर निकालना है, बड़े में से छोटे घटा दो। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ बचा 3, यहाँ से उधार लाओगे हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया तो हो जाएगा 6, और यहाँ बचा है 6, तो ये आ गया 6, और यहाँ बचा रह 9 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो हमारा सही हो रहा है डी वाला, तो 57 का सही है डी वाला। अब इसके बाद कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल। कुछ नहीं करना था, 15 का आप जो है मतलब फैक्टर कर लेते, तो 3 पचे 15, इसके दो गुणनखंड आ जाते 3 गुणे 5, इनको आप जोड़ोगे तो 3 5 8 हो जाता है, और अगर आप गुणा करते हो 3 पचे 15 हो जाता है। तो इनका व्युत्क्रम करना था, व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब कि 1/3 और प्लस 1/5, तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 5 तियाँ 15, तो ये हो जाएगा 5 3 8/15, इसका सही होता, मतलब कि इसमें सही हो जाएगा हमारा ए वाला। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, मासा निकालना है। मासा निकालना बहुत आसान होता है, एलसीएम से भी आसान हो जाता है। बस ये देखो कि जो सभी में हो, तो सभी में क्या आ सकता है, जो सबसे कम वाली घात वाली होगी, जैसे 2 की घात 2 यहाँ पे सबसे छोटी घात है, और 3 की घात 2 सबसे छोटी घात है, और 5 में देखोगे तो 5 की घात 1 सबसे छोटी घात है, उससे 7 इसमें है ही नहीं है, तो बाकी और कुछ हमें सोचना ही नहीं है। तो मतलब 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 5, ये आ जाएगा हमारा डी वाला। तो 59 का हमारा डी सही हो जाएगा।
और 60वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रम से आने वाली संख्याएं एक एक ज्यादा होती जाती है। मान लीजिए पहली संख्या है x, तो दूसरी हो जाएगी x+1, और फिर उसके बाद तीसरी हो जाएगी x+2। तो 3 संख्या हमको मिल जाएंगी। फिर इसके बाद कह रहा है कि इनका योगफल 15 है। तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी हो गई x+1 और तीसरी हो जाएगी x+2। तो इन तीनों को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद कह रहा है कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो जोड़ोगे तो x ये हो जाएगा 3x, और 2 + 1 ये हो जाएगा 3, बराबर कितना, 15 के। तो 3x बराबर हो जाएगा, 3 को उधर भेज दोगे तो 15 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 12। तो x बराबर हो जाएगा 3 चौक 12। तो ये हमारा भी x आया है। हमसे पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग। बीच वाली संख्या हमारी कौन थी, x+1 थी। तो x यहाँ पे जब 4 को रखोगे 4+1 5 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करोगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैथ वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब इसके बाद चलते हैं भाषा वाले पे। अब आते हैं अनुच्छेद वाले पे। भाषा परीक्षण में क्या क्या था भाई, इसमें देखोगे एक पहला अनुच्छेद था कि एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव को या चिंता को दूर करने की अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेलना। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या थे, क्वेश्चन ये था कि हम तरह के काम करते करते उब जाते हैं, मतलब एक ही तरह मतलब समान। तो 61 का हमारा हो जाएगा सी वाला सही। फिर इसके बाद कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं, फिर शुरू कर सकते हैं। तो 62 का डी सही हो जाएगा। हंसने से हमें अवांछित तनाव दूर करने में मदद मिलती है। तो 63 का हमारा बी सही हो जाएगा। 64 में पुनः आरंभ करना मतलब फिर से शुरू करना, इसमें बी वाला सही हो जाएगा। और क्षमता का विपरीत मतलब विलोम, तो अक्षमता। अब इसके बाद चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद जो 2 वाला था उसमें कह रहा किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम व्यक्ति की और उसकी बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीजें आकर्षक लगती हैं, परंतु प्रायः चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसे दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज का वास्तविक स्वभाव जानना चाहिए। तो इसमें देखो 66वां क्वेश्चन है 66 वाला, बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। एक ही नजर में क्या जानना कठिन है, तो किसी के सद्गुण जानना कठिन है। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग से आकृष्ट हो जाते हैं। आकर्षक का पर्यायवाची, आकर्षक मतलब जो सुंदर है, तो 69 का ए सही हो जाएगा। वास्तविक शब्द क्या है, वास्तविक स्वभाव, तो ये हो जाएगा जानना, वास्तविक स्वभाव को जानना। तो एक तरीके से ये स्वभाव बता रहा है, वास्तविक स्वभाव को जानना, किसी चीज के वास्तविक स्वभाव, तो विशेषण है ये। अब इसके बाद अनुच्छेद 3 पे जाएंगे। अनुच्छेद 3 में था कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता था उनको, लेकिन आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और बहुत मेहनती थे वो। प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहली लाइन में ही है, द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो 71 का ए सही हो जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध, 72 में बी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद वह जन नेता बन गए, वहां पे देखो जन था, साफ साफ लिखा था, तो इसमें जन सही हो जाएगा, मतलब कि 73 का डी। बन गए क्रिया का काल, सारी की सारी क्रियाएं यहाँ पे जो है वो भूतकाल वाली बात है, तो इसमें बन गए मतलब भूतकाल। फिर 75वें क्वेश्चन में है पूरा करना का पर्यायवाची। पूरा करना मतलब काम खत्म करना, मतलब संपन्न करना, तो इसमें सी वाला हो जाएगा सही, 75 का सी।
अब चलते हैं आखिरी अनुच्छेद पे। आखिरी अनुच्छेद में क्या था? ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी की गहराई तक जाने वाला एक बहुत बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहते हैं। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहता है, अचानक सक्रिय हो जाता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। राख और धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय बाद गर्म पिघलती हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगता है। यह अनेक दिनों तक या सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में सोया रहता है। कहने का मतलब, बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो 76वें क्वेश्चन में है, ज्वालामुखी के बारे में क्या बात सही नहीं है? तो यह बड़ी जंगली आग सा होता है। यह राख, धूल और लावा फेंकता है, ये भी सही है। अधिकांशतः समुद्र के निकट पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। बहुत से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पृथ्वी के नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है, तो ये भी बात सही है। गहराई तक जाने वाला छिद्र होता है, तो इसमें जंगली आग वाला हमारा गलत माना जाएगा। तो 76 का ए सही हो जाएगा। 77 में देखोगे लिखा है, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे सक्रिय कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। अब इसके बाद देखो, कह रहा है कि पहाड़ से नीचे बहने वाला लावा किस अवस्था में होता है? बह रहा कोई चीज द्रव अवस्था में है, पहाड़ से नीचे की तरफ बह रहा। शांत का विलोम क्या होगा? शांत का मतलब होता है उसका विपरीत, सक्रिय। फिर इसमें 79 में डी वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित शब्द, सहित का मतलब किसी के साथ, मतलब के साथ। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए।